प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मैं विवेक शुक्ल आपके अपने इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं पुरापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में, पैलियोलिथिक कल्चर्स। पुरापाषाणिक संस्कृति को तब तक ठीक ढंग से नहीं समझा जा सकता है जब तक हम आर्कियोलॉजिकल टाइम स्केल अर्थात पुरातात्विक समय सारणी को भली भांति पूर्वक समझ और जान न लें। इसलिए आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे, मैंने यहां पर लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिकल टाइम स्केल। फिर ये पूरी पाषाण काल और ये पूरी एक क्रोनोलॉजी मैंने आपके लिए लिखी हुई है। देखिए, जब हम आर्कियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं तो हमारे मन में कौन सी बातें हैं जो महत्वपूर्ण रूप से आती हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले की व्याख्यान में कहा था कि पुरातत्व का उद्देश्य क्या है। मानव के सांस्कृतिक अवशेषों के आधार पर मानव के व्यवहार का समय व स्थान के संदर्भ में किया जाने वाला जो अध्ययन है वह पुरातत्व कहलाता है। क्योंकि जो कल्चरल मटेरियल है उसका अध्ययन जब किया जाता है तो उसके अध्ययन में किसी न किसी मापक की आवश्यकता होती है। उन सांस्कृतिक अवशेषों को किस मापक में हम मापें, यह मुख्य विषय है। इसीलिए जब हम पुरापाषाणिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो पुरापाषाणिक संस्कृति आई कैसे। पुरापाषाणिक संस्कृति, पैलियोलिथिक कल्चर्स, ये पाषाण काल क्या है। सबसे सहज प्रश्न उठता है कि अगर हमें पुरातात्विक समय सारणी समझनी है, और मैंने आपसे कहा कि पुरातात्विक समय सारणी की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्योंकि जब हम सांस्कृतिक कल्चरल मटेरियल का, सांस्कृतिक अवशेषों का जब अध्ययन करते हैं तो कोई ना कोई मेजरमेंट की आवश्यकता है, कोई ना कोई मापक बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई एक टाइम टेबल डिजाइन करना पड़ेगा हमें, और वह किन आधारों पर होगा वह आगे विवेचन का विषय है। हम बात करने आज जा रहे हैं कि इस पुरातात्विक समय सारणी को जैसे हम समझ लेंगे तो हम पुरापाषाणिक संस्कृति को भी समझ पाएंगे। जब मैं बात करूंगा निम्न पुरापाषाण की, जब मैं बात करूंगा मध्य पुरापाषाण की, लोअर पैलियोलिथिक की, मिडिल पैलियोलिथिक की और अपर पैलियोलिथिक की, तो आपके दिमाग में ये पुरातात्विक समय सारणी ही, आर्कियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है, यही आपके मन मस्तिष्क पटल पर बार बार यह शब्दावली देखने को प्राप्त होगी। आज मैं कुछ बिंदुओं को आपके समक्ष रख रहा हूं जिससे आपकी समझ इस पुरातात्विक समय सारणी को, आर्कियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझने में और बेहतर हो सके। तो आइए हम देखते हैं कि ये इस समय सारणी का विकास कैसे हुआ। मैंने आपके समक्ष सबसे पहला जो लिखा है यहां पर 1816 ईस्वी, 1816 ईस्वी सीजे तामसन, और ये दिया है पाषाण काल, ताम्रकांस काल और लौह काल। ये सीजे तामसन को याद रखिएगा। 1816 में एक मैं आपको ये जो मैंने लिखा है 1816 ईस्वी, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि यही एक समय था जब पुरातात्विक समय सारणी का आरंभ किया गया। पुरातात्विक समय सारणी को रचा गया, गढ़ा गया पहली बार सीजे तामसन के द्वारा। ये सीजे तामसन कौन है, एक छोटी सी कहानी मैं आपके समक्ष उपस्थित करूंगा। इस कहानी के माध्यम से आप इस पुरातात्विक समय सारणी को भली भांति पूर्वक समझ और जान पाएंगे। देखिए, एक देश है यूरोप का डेनमार्क, और डेनमार्क देश में एक शहर का नाम है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में 1816 में एक डिबेट स्टार्ट हुई कि हमारा अपना राष्ट्रीय संग्रहालय होना चाहिए। 1806 से स्टार्ट हो गई, 19वीं शताब्दी के आरंभ से यह बात देश में शुरू की जाने लगी कि हम एक राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण करेंगे जिसमें डेनमार्क की राष्ट्रीय जो संपदा है, जो डेनमार्क की धरोहर है, उनको हम संरक्षित किया जा सके। तो जो डेनमार्क के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने घोषणा की कि एक राष्ट्रीय संग्रहालय बनने जा रहा है कोपेनहेगन में, जिसके क्यूरेटर होंगे सीजे तामसन महोदय। और आप लोगों को क्या करना है कि जितने भी देश के नागरिक हैं
उनके पास जो भी पुरानी चीजें, अतीत की चीजें, जो धरोहर किसी रूप में पड़ी हो, चाहे वो पत्थर की हो, चाहे वो लकड़ी की हो, चाहे वो कॉपर की हो, चाहे वो आयरन की हो, लोहे की हो, जिस भी धातु में जो भी आपके पास पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं, जो आपको लगता है कि यह राष्ट्र की संपदा हो सकती है, राष्ट्र की संस्कृति को, उसके गौरव को स्थापित करने में, समझने में वह सांस्कृतिक अवशेष आवश्यक है और उसे संग्रहालय में होना ही चाहिए, तो आप लोग क्या करिए कि जो एक नया राष्ट्रीय संग्रहालय बन रहा है, जिसके क्यूरेटर सीजे तामसन महोदय हैं, इसी डेनमार्क कोपेनहेगन के संग्रहालय में एक बड़ा सा लॉन था, उसमें कह दिया गया कि जो भी देशवासियों के पास है वो ले आकर वहां रख दें। इसके बाद हुआ क्या कि जैसे ही यह घोषणा न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई, सभी लोगों के पास यह सूचना पहुंची, तो जिन लोगों के पास जो भी उस समय धरोहर, सांस्कृतिक अवशेष उनके पास घरों में, उनके यहां पड़ा हुआ था, उनके आसपास पड़ा हुआ था, जो जागरूक लोग थे, जो राष्ट्रीय संस्कृति, अपनी संपदा को, अपनी देश की धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहते थे, उन्होंने इस न्यूज को गंभीरता से लिया और उन्होंने सोचा कि जो हमारे पास महत्वपूर्ण चीजें हैं, यह हमारी धरोहर है, अतीत की पुरानी संपदा है, इसे हम ले चले वहां कोपेनहेगन का जो लॉन हमें बताया गया है उसी लॉन में रख दें। क्योंकि सभी देशवासियों से कहा गया कि सभी लोग एक समग्रता में वहां उपस्थित हो और जिनके पास जो भी हो, तो छोटा बड़ा जो भी सांस्कृतिक अवशेष जिनके पास हो वह वहां पर रख दे, फिर बाद में उसको राष्ट्रीय संग्रहालय में अगर महत्वपूर्ण समझा जाएगा तो उसे राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से नागरिकों ने उस लॉन में अलग अलग चीजें जो उन्हें महत्वपूर्ण लगी होंगी उनको वहां पर वो रखकर चले गए और यह कार्य 2, 3, 4 महीने, 5 महीने चलता रहा। धीरे 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 कुछ दिन थोड़ा सा ढेर इकट्ठा हुआ, फिर धीरे धीरे करते करते उस लॉन में, उस बगीचे में, उस मैदान में एक लंबा सा बहुत बड़ा ढेर उपस्थित हो गया। अब जब ये ढेर हो गया तो फिर सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि अभी भी जिनके पास कुछ इस तरह की वस्तुएं हैं, पुरानी वस्तुएं हैं, अतीत की वस्तुएं हैं जो राष्ट्रीय धरोहर हो सकती हैं, उनको रख दें। फिर समय दिया गया, फिर कुछ लोगों ने उस लॉन में, जिनके पास बचा था वो नहीं जा पाए थे, वो लोग भी जाकर वहां रख आए। अब जब इतना बड़ा ढेर इकट्ठा हो गया तो अब बड़ा प्रश्न चिन्ह हुआ कि इतने बड़े ढेर को, जो बहुत बड़ा ढेर है, इसको कैसे राष्ट्रीय संग्रहालय, जो नया बना हुआ था राष्ट्रीय संग्रहालय, इसको राष्ट्रीय संग्रहालय के अंदर कैसे रखा जाए। तो जो कोपेनहेगन जो संग्रहालय था, राष्ट्रीय संग्रहालय कोपेनहेगन का, उसके जो क्यूरेटर थे सीजे तामसन महोदय, उनके समक्ष यह बड़ी चुनौती थी। 1816 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो कर्मचारी थे उस राष्ट्रीय संग्रहालय को, उनसे कहा देखिए, क्योंकि जो यहां पर धरोहर रखी हुई है बहुत बड़ी है, तो एक काम करते हैं, हम इनको क्या करेंगे, हम इनको मटेरियल के आधार पर, जो पत्थर की चीजें हैं उसको एक तरफ, जो तांबे और कांसे की हैं उनको एक तरफ, और जो लोहे की वस्तुएं हैं जो लोग वहां रखे हुए हैं उनको एक तरफ। तो इस प्रकार से हम एक 3 जो है ढेर बना लेंगे, 3 क्लस्टर्स बना लेंगे, 3 ग्रुप बना लेंगे। एक उन्होंने श्राइन बोर्ड लगा दिया, पाषाण काल की जितने भी पत्थर की बनी हुई चीजें हैं वो यहां रखिए। एक श्राइन बोर्ड बना दिया, जितनी कॉपर और ब्रॉन्ज की बनी हुई चीजें हैं, ताम्र और कांस की, यहां रखिए। और तीसरा बना दिया कि जो आयरन की बनी हुई, लोहे की जो बनी हुई है उनको यहां रखिए। तो 3 जो है श्राइन बोर्ड अलग अलग बना दिए और कर्मचारियों से कहा इस ढेर में से निकालो, जो पत्थर की चीज है पत्थर वाले में, लोहे की है लोहे वाले में, और जो तांबे और कांसे की है उनको तांबे और कांसे वाले ढेर में रख दो। रखने के बाद ये 3 व्यवस्थित ढेर बन गए। मुझे यह कहानी आपको बताने का के पीछे उद्देश्य यह है कि इस तरह से इन्होंने क्या किया, जो पुरावशेष थे, जो सांस्कृतिक अवशेष थे, उन सांस्कृतिक अवशेषों को उन्होंने क्या किया, सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया। अर्थात मानव की जो तकनीकीगत विकास हुआ, उस तकनीकीगत विकास के आधार पर पुरावशेषों को 3 वर्ग में वर्गीकृत पहली बार सीजे तामसन महोदय ने किया, जिसको त्रिकाल पद्धति भी कहा जाता है, 3 एज सिस्टम कहा जाता है।
और पहली बार यह शब्द पाषाण काल शब्द यहीं पर सीजे थॉमसन महोदय ने प्रयुक्त किया और उन्होंने मानव के तकनीकीगत विकास को इन 3 आधारों पर देखने का प्रयास किया और इसको त्रिकाल पद्धति विभाजन भी बोलते हैं। तो यह विभाजन सीजे थॉमसन महोदय ने किया और पहली बार पाषाण काल शब्द निकलकर आया। अब यह पाषाण काल शब्द आ गया, लेकिन यह यात्रा यहीं पर रुकती नहीं है, बल्कि जब 1816 से लेकर जब हम 1865 के बीच में आते हैं तो यहां एक महत्वपूर्ण जो डिस्कवरी आपको दिखाई दे रही है। एक पुस्तक पब्लिश होती है 1865 में, उसका नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। पुस्तक का नाम बहुत लंबा है, उसका जो आरंभिक टाइटल है वह है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, जिसके लेखक थे जॉन लुबक। जॉन लुबक ने एक पुस्तक लिखी है 1865 में और इसी में उन्होंने इस पाषाण काल शब्द को और व्याख्यायित करने का प्रयास किया। उन्होंने पाषाण काल को 2 भागों में वर्गीकृत किया, पुरापाषाण काल और दूसरा नवपाषाण काल। उन्होंने कहा कि पाषाण काल कह देने से, क्योंकि पाषाण काल में मानव की तकनीकीगत विकास के कई चरण हैं और उन चरणों को केवल पाषाण काल कह देने से हम सीमित कर देंगे, बल्कि हमें कुछ अंतर दिखाई देते हैं उन तकनीकीगत विकास के अंतर्गत। उन्हीं अंतर को आधार, ये जो अंतर मैंने लिखे हैं आपके लिए, ये इन्हीं 3 अंतर के आधार पर इन्होंने पाषाण काल को 2 भागों में वर्गीकृत किया। कि इन्होंने जॉन लुबक ने 1865 ईस्वी में पहले का नाम दिया पुरापाषाण काल, दूसरा उन्होंने कहा नवपाषाण काल। उन्होंने कहा पाषाण काल को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पहला पुरापाषाण काल, दूसरा नवपाषाण काल। इन्होंने जो अंतर बताए पुरापाषाण काल और नव, जब इनसे पूछा गया कि ये बताइए जो आप ये विभाजन कर रहे हैं पाषाण काल का, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल का, इस विभाजन का आधार क्या है? हम क्यों पाषाण काल कहें, हम क्यों कहें कि पाषाण काल के अंदर भी 2 उपकाल है, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, यह बताना आवश्यक है। तीनों ने कहा कि 3 अंतर प्रमुख रूप से हैं। पुरापाषाण काल का जो मानव था वह क्या था? शिकारी और संग्राहक था, हंटरर और गैदरर था। अर्थात उसका जो भोजन था, खाद्य वह खाद्य उत्पादन नहीं कर सकता था पुरापाषाण काल का मानव। अपितु नवपाषाण काल जो न्यूलिथिक पीरियड का मानव है, यह खाद्य उत्पादक था। यह क्या था? यह खाद्य उत्पादक था, यह फूड प्रोड्यूसर था। यह अंतर है पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य। दूसरा अंतर इन्होंने कहा कि उपकरण निर्माण विधि। जॉन लुबक कहते हैं कि पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य जो अंतर है, प्रमुख अंतर, वह है उपकरण निर्माण विधि। टूल टेक्नोलॉजी की जो मेथड में जो अंतर है वह प्रमुख अंतर है। उनका कहना है कि पुरापाषाण काल का जो मानव था वह जो उपकरण निर्माण कर रहा है वह फ्लेकिंग के माध्यम से कर रहा है, जबकि यहां क्या है? नवपाषाण काल में इस उपकरण निर्माण विधि में विकास दिखाई देता है। हमें फ्लेकिंग, समतलीकरण और फिर और क्रमागत विकास हमें यहां पर दिखाई देने को मिलता है नवपाषाण काल में। अर्थात उपकरण निर्माण की विधि में भी यहां ज्यादा विकास है, यहां कम है। यह आरंभिक स्तर पर मानव था, यह केवल एक ही विधि से निर्माण कर रहा है और यहां निर्माण में पॉलिशिंग आ गई। नवपाषाण काल के जो उपकरण है उनमें फ्लेकिंग है, समतलीकरण है और पॉलिशिंग है। उनको जो है घर्षित किया जा रहा है, घर्षण टेक्निक भी यहां प्रयोग की जा रही है नवपाषाण काल में। तो इन्होंने, जॉन लुबक ने क्या किया? पाषाण काल को 2 भागों में, 2 वर्गों में वर्गीकृत किया, पुरापाषाण काल, दूसरा नवपाषाण काल। दोनों के मध्य उन्होंने 3 अंतर भी बताए। पहला अंतर उन्होंने कहा कि उस काल का, पुरापाषाण काल का मानव अपने भोजन के लिए क्या था? वो शिकारी था, शिकार पर निर्भर था। और क्या था? संग्राहक था, वह भोजन का संग्रहण करता था। भोजन का क्या? फल फूल का संग्रहण, कंदमूल का संग्रहण करता था। तो क्या है? शिकारी संग्राहक, हंटरर गैदरर है। और नवपाषाण काल का मानव फूड प्रोड्यूसर हो गया, ये खाद्य उत्पादक हो गया है। यह अंतर है। दूसरा उन्होंने कहा उपकरण निर्माण विधि में अंतर है। और तीसरा उन्होंने कहा कि पशु और वनस्पति जगत में भी अंतर हमें देखने को मिलता है। पुरापाषाण काल के बहुत से जो पशु हैं, पक्षी हैं, वो विलुप्त हो गए इस काल में, नवपाषाण काल में। ऐसा जॉन लुबक महोदय का कहना है कि नवपाषाण काल में जब होलोसीन शुरू हो जाता है, होलोसीन मतलब
आज मैं बात कर रहा हूं इस लेक्चर में आर्कियोलॉजिकल टाइम स्केल की। ठीक इसी तरह से जो होलोसीन शब्द है वह जियोलॉजिकल टाइम स्केल का शब्द है कि जब नूतन काल शुरू हुआ तब नवपाषाण, नूतन काल की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हो जाती है। तो नूतन काल नवपाषाण काल में है। यहां पर जो जीव जंतु है, पशु जगत है, वह आधुनिक पशु जगत से बहुत ज्यादा मेल खाता है। यह अंतर उन्होंने बताया। तो पाषाण काल का की शब्दावली सीजे तामसन महोदय ने त्रिकाल पद्धति में पाषाण काल को दो भागों में वर्गीकृत किया, जॉन लुबक महोदय ने। और पाषाण काल में भी तो उपकाल उन्होंने बताए, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल। बाद में ये 1865 के बाद जैसे विकास होता है धीरे धीरे पुरातत्व का, तमाम उत्खनन पुरास्थलों पर होते हैं और नए पुरास्थलों पर होते हैं, नई प्रागैतिहासिक साइट्स और एक्सकेवेट होती है, एक्सप्लोर होती है। तो उसके पश्चात पुरातत्वविदों के मध्य यह महसूस किया जाने लगा कि क्या हम मानव के तकनीकीगत विकास, क्योंकि देखिए पुरापाषाण काल एक लंबा काल है, 26 लाख साल वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक पुरापाषाण काल का जो है कालक्रम है। तो क्या इस कालक्रम में मानव की तकनीकी में कोई अंतर्गत नहीं दिखाई देता? क्या मानव ने क्रमशः कोई अंतर जो है, क्रमशः कोई प्रगति नहीं की, तकनीकीगत कोई प्रगति नहीं की, कोई अंतर नहीं हुआ? इस बात को लेकर बाद के पुरातत्वविदों ने 1865 के बाद 1880 और 1890 जैसे 19वीं शताब्दी का अंतिम दशक आ रहा है, पुरातत्वविदों ने क्या किया, यह कहा कि नहीं, मानव ने तकनीकीगत विकास पुरापाषाण काल के अंतर्गत भी किया। इसलिए पुरापाषाण काल को 3 उपकालों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले को उन्होंने कहा निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। दूसरे को कहा मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक। तीसरे को कहा उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक पीरियड। तो ये 3 इन्होंने कहा कि पुरापाषाण काल के अंदर भी 3 उपकाल हैं, क्योंकि इतना लंबा जो टाइम जोन है, 26 लाख वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक, ये जो लंबा टाइम जो जोन है, इस टाइम जोन के अंदर भी उपकरण निर्माण विधि में हमें अंतर्गत दिखाई देता है, मानव की तकनीकीगत विकास में भी अंतर दिखाई देता है। यही कारण है कि पुरापाषाण काल के अंदर भी 3 उपकालों की बात के पुरातत्वविदों ने स्थापित की। तो यह जो आपका आर्कियोलॉजिकल टाइम स्केल है, पुरातात्विक समय सारणी है, वह स्टार्ट कहां से होती है, पाषाण काल से। और पाषाण काल के अंदर भी पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, फिर पुरापाषाण काल के अंदर 3 उपकाल है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। और इसके आधार पर यह बात चल रही थी 1887 तक। 1887 तक यह माना जा रहा था कि पुरातात्विक समय सारणी जो है वह पाषाण काल से आरंभ होती है। और पाषाण काल को भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल के अंदर भी 3 उपकाल स्वीकार किए गए, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, और उसके बाद नवपाषाण काल। लेकिन 1887 में एक महत्वपूर्ण खोज हुई, एक पुरास्थल पर उत्खनन हुआ और यहां से जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए, जो सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए, वह पुरातत्वविदों को एक बार फिर सोचने के लिए इन सांस्कृतिक अवशेषों ने विवश कर दिया कि क्या वास्तव में यही समय सारणी है या इस समय सारणी में संशोधन की आवश्यकता है। क्योंकि यह बात पहले से चल रही थी कि क्या पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के जो मध्य एक लंबा गैप था, एक लंबा समय का अंतराल था। लेकिन यह जो अंतराल है, ये जो अभी एक हाइपोथेसिस चल रही थी अंतराल वाली, उसको विराम तब मिला जब 1887 ईस्वी में फ्रांस के मास द अजी, पूरा स्थल है मास द अजल, ये जो साइट्स है, ये एक साइट का नाम है फ्रांस की। इस साइट्स पर जब उत्खनन हुआ और इसकी खोज हुई और यहां पर जो सांस्कृतिक अनुक्रम प्राप्त हमें हुआ पुरातत्वविदों को, इस सांस्कृतिक अनुक्रम में पुरातात्विक समय सारणी में एक नई शब्दावली जोड़ दी, एक नई शब्दावली जोड़ दी और यह बताया कि पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्यवर्ती एक संक्रमणात्मक काल है। इसी संक्रमणात्मक काल को मध्य पाषाण काल कहा गया, अर्थात मेसोलिथिक पीरियड कहा गया। और तब जाकर यह समय सारणी पूर्ण हुई
जो स्टार्ट हुई पाषाण काल से, पाषाण काल को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। पुरापाषाण काल, यहां पर मध्य पाषाण काल, इसी बीच में आया मेसोलिथिक, इसी बीच में है मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। और पुरापाषाण काल को भी 3 उपकालों में विभक्त किया गया। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। अपर पैलियोलिथिक पीरियड के बाद फिर मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। ये जो शब्दावली है, ये जो समय सारणी है, मैं आपको बता दूं, ये समय सारणी यह यूरोपीय समय सारणी है पुरातत्व को देखने की, क्योंकि पहली बार जो प्रागैतिहासिक अनुसंधान हुए वह यूरोप के फ्रांस में हुए। यूरोप के फ्रांस में जो प्रागैतिहासिक अनुसंधान कार्य आरंभ हुए और वहां से उत्खनन प्राप्त हुआ, सर्वेक्षण हुआ, और वहां से हमें जो साक्ष्य प्राप्त होने लगे, उन्हीं साक्ष्यों के संदर्भ में यह एक पुरातात्विक समय सारणी तैयार हुई। और भारत में भी यही पुरातात्विक समय सारणी प्रयोग में आ रही है। हालांकि यह विवेचन का विषय है कि क्या यूरोप केंद्रित इतिहास देखने की जो हमारी अवधारणा है, यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री राइटिंग की जो हमारी अवधारणा है, क्या उसमें संशोधन की आवश्यकता है या नहीं। क्योंकि बहुत सारी संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। जो नए नूतन शोध हो रहे हैं उनमें यह यूरोपीय जो टाइम स्केल है, आर्कियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इस पर फिर से पुनर्विवेचना करने की मांग उठ रही है। लेकिन इस पुरातात्विक समय सारणी चूंकि यूरोप में, फ्रांस में स्टार्ट हुई, और इसलिए आपको इस प्रागैतिहासिक पूरे प्री हिस्ट्री में, प्रागैतिहास के अध्ययन में आपको बहुत सारे ऐसे शब्दावली प्राप्त होंगे जो फ्रांसीसी शब्दावलियां हैं, जो फ्रेंच लैंग्वेज की, फ्रेंच भाषा की हैं। जैसे आपको एक साइट मिलेगा सेंट एस्चुल, एशुलियन कल्चर। तो एशुलियन कल्चर, सेंट एस्चुल एक पुरास्थल है, साइट है, कहां पर, फ्रांस में। वहां पर निम्न पुरापाषाण काल का साक्ष्य प्राप्त हुआ सेंट एस्चुल से। तो कहीं जब निम्न पुरापाषाण काल नहीं कहना होता है तो उसको कह सकते हैं एशुलियन कल्चर। तो ये वहां से नाम दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक यहां पर मैंने लिखा है अफ्रीका। अफ्रीका मैंने इसलिए लिखा है कि यहां एक टाइम स्केल में कुछ परिवर्धन और संशोधन हुए। यहां पर लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक, इन चारों को मिलाकर एज इट इज नहीं स्वीकार किया गया, क्योंकि यहां पर यह देखा जाने लगा कि ये यूरोप से ज्यादा कुछ प्राचीन है। कुछ यहां पर जो मेथड मिल रहे हैं वह निम्न पुरापाषाण काल जो यूरोप का है, यह निम्न पुरापाषाण काल जो यूरोपियन मॉडल पर है, निम्न पुरापाषाण काल, यहां पर जो अर्ली स्टोन एज है यह निम्न पुरापाषाण काल से ज्यादा, अर्थात निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल के बराबर यहां का अर्ली स्टोन एज है। इसलिए यहां पर यह मॉडल नहीं अपनाकर यहां जो पुरातात्विक समय सारणी स्वीकार की गई अफ्रीका में, वह अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और लेट स्टोन एज, यह समय सारणी यहां स्वीकार की जाने लगी। और मेसोलिथिक की बजाय यहां पर न्यूलिथिक स्वीकार किया जाने लगा। कहा गया कि यूरोप का जो निम्न पुरापाषाण काल है, मध्य पुरापाषाण काल है, उच्च पुरापाषाण काल है और मध्य पाषाण काल है, इसकी बजाय अफ्रीका में अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और लेट स्टोन एज और उसके पश्चात न्यूलिथिक पीरियड स्टार्ट होता है। अर्थात जो मेसोलिथिक पीरियड है ये इसी लेट स्टोन एज में समाहित है अफ्रीका में। यह अफ्रीका का मॉडल है, अफ्रीका की समय सारणी है। भारत में यही मॉडल जो यूरोप का मॉडल है, यही यूरोप का मॉडल भारत में पुरातात्विक समय सारणी के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप पुरापाषाणिक संस्कृति को समझेंगे, आपको आगे मध्य पाषाण काल फिर नवपाषाण काल समझना है। और पुरापाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत भी निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक का जब आप अध्ययन करेंगे तो बिना इस पुरातात्विक समय सारणी को समझे आपकी समझ बेहतर नहीं हो पाएगी। क्योंकि जैसे ही आपके लिए यह शब्द आएगा मध्य पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल, तो आप इसमें दिग्भ्रमित हो जाएंगे। आपको यह समझना होगा कि मध्य पुरापाषाण काल पुरापाषाण काल के अंतर्गत है और इसके बाद उच्च पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, अर्थात फिर जो है मेसोलिथिक पीरियड आपका स्टार्ट होगा। तो यह बात आपको समझनी होगी। और जैसे ही आप इस पुरातात्विक समय सारणी को, आर्कियोलॉजिकल टाइम स्केल को आप
भली भांति समझ लेंगे, तब आपकी एक समझ बेहतर होगी पूरा पाषाणिक संस्कृतियों को समझने की, या मैं कहूं कि भारतीय प्रागैतिहास को समझने की आपकी अवधारणा और बेहतर होगी।